नमस्कार साथियों, एग्रेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भौतिक रसायन। इससे पहले हम अकार्बनिक रसायन पढ़ ली थी, इसके बाद में हम कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। तीनों केमिस्ट्री के टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं भौतिक रसायन, जिसका पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में द्रव्यमान संरक्षण के कुछ नियम है, उसके बाद में सांद्रताओं की जो यूनिट है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, मोलरता, मोलता, सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत। और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसमें कुल 6 चैप्टर है। कितने? 6, जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जेट के पेपर में। स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कहते किसे, किसे बोलते हैं केमिस्ट्री। कोई भी पदार्थ है, मैटर है या द्रव्य, उसके संगठन वो किन से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से कंपोजिशन उसमें है, उसकी संरचना कैसी है, गोलाकार है या किस आकार का है, संरचना के बारे में, और उसके गुणधर्मों का से संबंधित विज्ञान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। किसी भी पदार्थ की संगठन, उसकी संरचना और उसके गुणधर्म के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। इसमें परमाणु और अणुओं का भी अध्ययन किया जाता है। परमाणु जो हमने सबसे छोटा पार्टिकल जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। परमाणु और अणु और उनके रूपांतरण, जैसे परमाणु मिलकर अणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। इनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हमें क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को परमाणु और अणु का विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें परमाणु और अणु का अध्ययन किया जाता है। परमाणु कौन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो एकल रह सकते हैं। अणु कौन से होते हैं? 2 परमाणु मिलकर अणु बना सकते हैं, O2, N2, S8। तो परमाणु और अणु का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। इसे रसायन विज्ञान को हम परमाणु और अणु का विज्ञान भी बोल सकते हैं। दैनिक जीवन में ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, रसायन के बिना सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक प्रत्येक चीज रसायन से मिलकर बनी होती है। सुबह टूथपेस्ट करते हैं, वो किससे मिलता है? रसायन की बदौलत से। रसायन विज्ञान का महत्व दैनिक जीवन में क्या क्या इसका महत्व है? मौसम विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, उस कब बरसात होगी, कब नहीं होगी, कब तूफान आएगा, इसका किससे संभव हुआ? रसायन से संभव हुआ। नाड़ी तंत्र, उस किसी भी चिकित्सक क्षेत्र में, कंप्यूटर प्रचालन, रक्षा क्षेत्र में, अंतरिक्ष में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में किसका योगदान है? रसायन का। कार्बनिक यौगिक, जो अनेक प्रकार के यौगिक आते हैं, नमक, NaCl, वाटर्स, फिनॉल, एल्कोहल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक जितने भी प्रकार के यौगिक है वो किन से मिलकर बने होते हैं? परमाणु और अणु से। किस में आते हैं? रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान का महत्व, विदाउट केमिस्ट्री के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अकार्बनिक रसायनों से नवीन सामग्री बहुनिर्माण में, जब सीमेंट बनाते हैं, सॉइल, मिट्टी को मिलाकर किससे मिलता है? नवीन सामग्री बनती है, वो किससे मिलती है? रसायन विज्ञान के। लगे रसायन उद्योगों, कारखानों में किसका यूज होता है? रसायनों का। तो रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान होता है किस किस में? मौसम विज्ञान में। ऐसी कोई भी डिपार्टमेंट्स या विभाग नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान का उपयोग नहीं होता है। चिकित्सा क्षेत्र में, कैंसर के उपचार में रसायन विज्ञान, एड्स के उपचार में रसायन विज्ञान, पोलियो के उपचार में, पोलियो को टीका आया था जिससे हमारे देश में पोलियो गायब हो गया। कैंसर, सिस्प्लास्टिन नाम की एक दवा आती है, सिस्प्लास्टिन। कौन सी? सिस्प्लास्टिन। कैंसर के उपचार में इसका यूज करते हैं कि सिस्प्लास्टिन। एड्स में एजिडोथाइमिडिन, AZT, एजिडोथाइमिडिन, अनेक प्रकार की दवाइयाँ, सुइयाँ, इंजेक्शन से सारों का यूज किसकी बदौलत हुआ है? रसायन विज्ञान के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में जो पदार्थ होते हैं, कौन कौन से पदार्थ जिसके संगठन, संरचना और गुणधर्म का हम अध्ययन करते हैं। पदार्थ किसे बोलते हैं? जिसमें संगठन और संरचना और गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है, किसे बोलते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ वो वस्तु होती है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, पत्थर, गाय, भैंस, बकरी, हम, मनुष्य, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसने कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उससे हम क्या बोल दिया?
द्रव्य, पदार्थ या मैटर। जबकि पुरानी परिभाषा में बोलते थे साइंटिस्ट के मैटर किसे बोलते हैं, पंच तत्वों से मिलकर होता है, वायु, आकाश, जल और अग्नि से मिलकर बना होता है। लेकिन उसको नए आधुनिक परिभाषा दे दिया कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उससे हम क्या बोल सकते हैं, मैटर या पदार्थ। मैटर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। कौन कौन से? फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा कौन सा होगा? रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण तथा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण वो वर्गीकरण होता है जो उसकी बाह्य संरचना को देकर किसी भी पदार्थ को कितने भागों में बांट सकता है, बाहर की संरचना को देकर। और रासायनिक वर्गीकरण उसके अंदर की संरचना, वो किसका संगठन किस प्रकार का है, उसकी संरचना किस प्रकार का है, उसके बेसिस पर क्या करते हैं, रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस वो होता है जो कठोर होता है, द्रव्य जो लिक्विड बह सकता है, और गैस जिसमें अवयव कण बहुत बहुत दूर दूर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में? एलिमेंट्स, कोई भी तत्व है। अभी तक 120 तत्व खोजे जा चुके हैं। फिर उन तत्वों को 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ा था धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यौगिक के तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। मिश्रण 2 बड़ा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण, जिसमें अवयव कण सभी प्रकार के समान हो, जिसमें हमें नगन आंखों से नहीं बता सकते कि ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उस मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण जिसमें अलग अलग कंपोनेंट हो, विषमांगी। बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे गेहूं में कंकड़ पत्थर बता सकते हैं कि कंकड़। पानी में नमक को मिला को आप घोल दो अच्छी तरह से, नहीं बता पाओगे कि इसमें क्या मिला हुआ है। नेक्स्ट, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस अवस्था में निश्चित कि सॉलिड जिसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस। जिसमें अवयव कण बिल्कुल पास नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, अवयव कण। ठोस के अंदर कोई भी पदार्थ है उसमें अवयव कण होते हैं, वो नियमित रूप से व्यवस्थित होकर निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, ठोस। और मजबूती से आपस में बंधे हुए होते हैं, इनके बीच में लगने वाला बंध कैसे होता है, परबल होता है। कैसा होता है, परबल। द्रव्य में निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य में अवयव कण थोड़े दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, दूर दूर। इनके बीच में लगने वाला बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा दुर्बल होता है, आयतन तो निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर पानी है, उसको आप जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ले लेगा, तो आकार क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। बट आयतन क्या है, निश्चित है। किसका, द्रव्य का। ठोस का आयतन और आकार दोनों भी क्या है, निश्चित है। गैस में अवयव कण पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, जिनके बीच में दुर्बल बंध प्रेजेंट होता है। किनके बीच में, इन अवयवों के कणों के बीच में बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है, जिसकी वजह से अवयव कण आपस में स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। जिस पात्र में डालोगे उसी का आयतन ग्रहण कर लेंगे। इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अगर आप 1 लीटर गैस लो और 1 लीटर के पात्र में डालो तो इसका आयतन 1 लीटर होगा। 10 लीटर के पात्र में डालो तो ये 10 लीटर के पात्र में भी फैल जाएंगे। तो इनका आकार और आयतन सब क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनके अवयव कणों के बीच में आकर्षण बल
नहीं लगते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, गति कर सकते हैं। इसमें गति बिल्कुल भी नहीं होती है, गतिशीलता नहीं होती है, गतिशीलता नहीं होती है। इसमें गतिशीलता निश्चित होती है, इसमें निश्चित गतिशीलता होती है। इसकी वजह से गैस का आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित। डायग्राम से देखो, ये सॉलिड है जिसमें अवयव कण बिल्कुल पास पास होते हैं, ये लिक्विड है जिसमें अवयव कण कुछ दूर दूर होते हैं सॉलिड की अपेक्षा। इसमें निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, निश्चित एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं पार्टिकल्स, इसमें निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। गैस में अवयव कण बिल्कुल दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कोई भी बल लगा हुआ नहीं होता है, दुर्बल होता है। इनके बीच में लगने वाला बल इससे तो दुर्बल होता है लेकिन इससे मजबूत होता है, इसलिए अवयव कण पास पास होने की वजह से इसकी संरचना कैसी होगी, लिक्विड। कैसी होगी, लिक्विड। अगला है ठोस और द्रव्य और गैस को हम टेम्परेचर तापमान परिवर्तन करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे बर्फ ठोस अवस्था में होता है, बर्फ ठोस अवस्था में होता है, उसको हम गर्म करेंगे तो वो द्रव्य अवस्था में कर बदल जाएगा, किस में, द्रव्य में। और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, गैस अवस्था में, और जिसे बोलते हैं भाप। और भाप को आप ठंडा करोगे तो वापस द्रव्य, और द्रव्य को और वापस ठंडा करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, ठोस में। तो ठोस द्रव्य गैस अवस्था को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। कैसे, टेम्परेचर चेंज करके। ठोस का द्रव्य में फैज करना क्या कहलाता है, गलन। द्रव्य का गैस में वाष्पन। नेक्स्ट, शुद्ध पदार्थ किसे बोलते हैं। हम द्रव्य पदार्थ या मैटर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, भौतिक वर्गीकरण हमारी कंप्लीट हुआ जिसमें पदार्थ को 3 भागों में बांटा था, ठोस, द्रव्य और गैस। अब पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण, और रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। पहले पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ किसे बोलते हैं। शुद्ध जो प्योर होता है, जिसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधियों या रासायनिक विधियों निश्चित संगठन होता है, निश्चित संगठन होता है, तथा भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा इनको पृथक्करण नहीं कर सकते। किसी भी भौतिक विधि द्वारा इनको पृथक्करण नहीं कर सकते। किसको, शुद्ध पदार्थ को। शुद्ध पदार्थ का संगठन एक समान होता है या निश्चित होता है, और इसको भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन आप मिक्स नहीं कर सकते, निश्चित संगठन है। H+H 2S मिले आपस में H2A का एक अणु बना लिया, संगठन कैसा है, निश्चित है। और भौतिक विधियों द्वारा इनको आप परमाणु को अलग नहीं कर सकते। N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Ag और Au शुद्ध पदार्थ है, इसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं है। भौतिक पदार्थ मिक्स, भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते, और संगठन कैसा होता है, निश्चित होता है। अब इसको हमने 2 भागों में बांटा गया, तत्व तथा यौगिक। तत्व किसे बोलते हैं, एक ही प्रकार के कण। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, एक ही प्रकार के कण परमाणु या अणु से बने पदार्थ जिन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रम के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्व या एलिमेंट्स। एक ही पदार्थ से बने हुए परमाणु या अणु जिसको किसी भी भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, उससे हम क्या बोलते हैं, तत्व। और ये कण क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु या अणु भी हो सकते हैं। जैसे H2, O2, N2, Ag, Au, ये क्या है, तत्व है। इनके एक ही प्रकार के करो, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही प्रकार का तत्व है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ही प्रकार का, N2, N2, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक ही प्रकार का तत्व है। Ag, इसमें सभी के परमाणु, Ag के परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी के सभी परमाणु किसके बनकर बने होते हैं, Ag के। Au में भी जितने भी परमाणु होंगे वो किसके होंगे, Au के परमाणु होंगे, सोने के परमाणु होंगे। इनको भौतिक और रासायनिक प्रक्रम के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे Au को आप तोड़ के गोल्ड को अलग नहीं कर सकते, हर परमाणु को गोल्ड अलग नहीं कर सकते। और ये कण क्या हो सकते हैं, परमाणु या अणु भी हो सकते हैं, और उससे हमें क्या बोलते हैं, तत्व या एलिमेंट्स। अब तत्वों को वापस 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहले पढ़ेंगे धातु, जिसमें चमक होती है। धातुएं चमक होती है तथा ठोस होती है, कठोर भी होती है। लेकिन एक अपवाद है, क्या, पारा, जो धातु होते हुए भी कैसा होता है, द्रव्य होता है। कैसा होता है, द्रव्य, लिक्विड, पारा। धातुएं ठोस कठोर होती है, लेकिन पारा एक अपवाद है जो कैसा होता है, द्रव्य।
विद्युत और उष्मा की दोनों की क्या होती है धातुएं सुचालक होती है, अपने से होकर धारा का प्रवाह या उष्मा का प्रवाह होने देती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं सुचालक है। किसको? धातुओं को। विद्युत तथा उष्मा दोनों की सुचालक होती है। आधात वर्धनीयता, इसको चादर के रूप में, धातु को पीट के हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं? चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता, तार के रूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। धातु को चादर और तार के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। यह गुण पाया जाता है किसमें? धातु में। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। किसकी वजह से? परबल इनमें मध्य आपस में बंद होते हैं। परमाणु के बीच में लगने वाला बंध कैसा होता है? परबल अंतराण्विक बल। परबल बल, परबल बल परमाणु के मध्य होने की वजह से इसके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। आधात वर्धनीयता, तन्यता का गुण पाया जाता है। विद्युत और उष्मा का सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धातुएं विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। नेक्स्ट, ए धातुएं। धातु के बाद में ए धातु। ए धातु में ठोस और द्रव्य और गैस तीनों अवस्था के रूप में पाई जाती है। धातुएं हमेशा ठोस होती है, लेकिन अपवाद पदार्थ में द्रव्य, क्या? पारा। कोई भी धातु गैस अवस्था में नहीं होती है, लेकिन ए धातु ठोस भी हो सकती है, द्रव्य भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, अपने से होकर कोई भी विद्युत को और उष्मा को प्रवाहित नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है। क्या है? ये विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। सुचालक। उदाहरण क्या होता है? इसमें आधात वर्धनीयता और तन्यता। किसी भी ए धातु को आप तार के रूप में या चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। आधात वर्धनीयता और तन्यता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। सल्फर, फास्फोरस, बीआर। बीआर कैसा होता है? द्रव्य होता है, द्रव्य अवस्था में। द्रव्य ए धातु का नाम बताओ, क्या लिखोगे? द्रव्य ए धातु। द्रव्य ए धातु क्या है? बीआर। H2 क्या है? गैस है। O2 क्या है? गैस है। N2 भी क्या है? गैस है। सल्फर और फास्फोरस क्या है? ठोस। तो ए धातु ठोस भी हो सकती है, द्रव्य भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। जबकि धातुएं ठोस होती है, पारा उसका अपवाद है, जो किसमें होता है? द्रव्य अवस्था में। नेक्स्ट होती है उपधातुएं, जिसमें धातु और ए धातु दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपधातु। धातु और ए धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, बोरोन और सिलिकॉन से। ये पूछते हैं बोरोन धातु है, ए धातु या उपधातु, तो आप क्या लिखोगे? उपधातु। नेक्स्ट, हमने शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया था, तत्व तथा यौगिक। तत्व को वापस तीन भागों में डिवाइड किया था, धातु, ए धातु और उपधातु। अब है यौगिक। यौगिक को दो भागों में डिवाइड करेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक किसे बोलते हैं? भिन्न भिन्न तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं, या दो ही परमाणु हो सकते हैं, कि रासायनिक बंधों के संयोजन से यौगिक बनते हैं और यौगिक का एक अणु बनाते हैं। भिन्न भिन्न तत्व, दो अलग अलग प्रकार के तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से ज्यादा अधिक परमाणु का रासायनिक बंध, आपस में एक बंध बनाते हैं, रासायनिक बंध संयोजन करके क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। और इनका गुण, यौगिक का गुण उन तत्वों के गुण से बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग। जैसे पानी का निर्माण होता है, यौगिक के गुण तत्वों के गुण से क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। पानी के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या होता है? गैस। लेकिन पानी के कौन सी अवस्था में होता है? द्रव्य अवस्था में होता है। तो इसके गुणधर्म क्या हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। हाइड्रोजन जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन भी जलाने में सहायक है, ज्वलनशील है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? जलाने में सहायक है, बट जल क्या होता है? आग बुझाने में। इनका कार्य भी क्या हो गया? अलग अलग हो गया। यौगिक का गुण उनके परमाणु के गुण से जिससे वो मिलकर बना होता है उससे बिल्कुल अलग होते हैं। एग्जाम्पल, आप जल का उदाहरण लेकर देख सकते हो, जो दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। कौन कौन से परमाणु है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन परमाणु जो ज्वलनशील है और ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है, बट जल इन दोनों के रासायनिक बंध के संयोग के द्वारा क्या बनता है? जल का निर्माण होता है, जो क्या होता है? आग बुझाने में सहायक है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण में हमने कहा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन क्या कहलाता है? मिश्रण। इसमें रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होता है, जैसे हमने यौगिक पढ़ा, यौगिक में परमाणु के बदले रासायनिक बंध का निर्माण होता है और रासायनिक बंध के निर्माण से उस यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन मिश्रण में रासायनिक बंधों का निर्माण नहीं होता है, भौतिक संयोजन होता है। कौन सा संयोजन? भौतिक संयोजन। उससे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। जैसे नमक जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। नमक में आप पानी मिला दो, कोई भी रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होगा और घोल बन जाएगा, और उससे हम क्या बोलेंगे? मिश्रण। किसी भी अनुपात में मिला सकते हो। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें किसी भी घटक एक दूसरे से पूर्णतः घुलनशील हो, हम नग्न आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि इसमें दो अवस्थाएं प्रेजेंट है, मिश्रित है, तो उससे पूरे मिश्रण का संगठन कैसा होता है? एक समान होता है। जैसे वायु में आप वायुमंडल को देखो, नहीं बता सकते कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है। सभी प्रकार के गैसें हमें हवाई कहते हैं, उनका कौन सा मिश्रण बोलते हैं? समांगी मिश्रण। विषमांग में जिसमें घटक एक दूसरे के क्या होते हैं? पूर्णतः मिश्रित नहीं होकर मिश्रण का संगठन समान नहीं होता है। जैसे चीनी और नमक को मिला लो, आप अलग अलग बता सकते हो। गेहूं में कंकड़ पत्थर बता दो, अलग अलग। पानी में तेल मिला लो, पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर तैरता रहेगा, पानी में तेल का मिश्रण कौन सा मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण उसे बोलते हैं जिसमें अवयव कणों को हमें कोई भी प्रवस्था बता नहीं सकते कि इसमें कौन कौन से हैं, और विषमांगी उसमें बोलते हैं जिसमें पूर्णतः मिश्रित नहीं होता है, मिश्रण का संगठन समान नहीं होता है। और मिश्रण का संगठन समान होगा तो उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण, और मिश्रण का संगठन समान नहीं होगा तो उसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट है रासायनिक संयोजन। हमने बोला कि परमाणु संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं शुद्ध पदार्थ में। रासायनिक संयोजन के नियम, तो इसका नियम दिए थे कुछ वैज्ञानिकों ने, किस प्रकार ये संयोजित होते हैं। तत्वों के संयोजन से यौगिक का बनना निम्न नियमों के अंतर्गत आता है, जिसमें फर्स्ट नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण लाओसियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इसने कहा कि क्रिया करने वाले जो क्रियाकारक होते हैं उनका द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात कोई भी अभिक्रिया होने से पहले जो द्रव्यमान है और अभिक्रिया होने के पश्चात जो द्रव्यमान है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है अभिक्रिया के दौरान और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्रियाकारक किसे बोलते हैं? क्रिया करने वाले, जैसे हाइड्रोजन H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं जल का। किसका? जल का। ये बन गया यौगिक। ये क्या हो गए? परमाणु आपस में संयोग किया, रासायनिक बंध बनाया। तो रासायनिक बंध को बताने समझाने के लिए यौगिक किस प्रकार बंधे कुछ नियम दिए थे। उस नियमों को विस्तार से समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग नियम देते हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वही उतना का उतना द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान होगा। अर्थात द्रव्यमान को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। इनको बोलते हैं क्रियाकारक, और इनकी क्रिया करने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्रियाकारक और उत्पाद का द्रव्यमान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 का कितना हो गया? 2, और है कितने? 2। ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 2 का कितना होगा? 32। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन द्रव्यमान होता है 1, 2 का 2 प्लस 1 का 16, 18, और ये हो गया 36, और इधर के कितने? 32, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने होंगे? 4। तो इधर द्रव्यमान कितना आया? 36, और उधर भी कितना आया? 36। द्रव्यमान क्या हो गया? संरक्षण। अर्थात न तो द्रव्यमान उत्पन्न हुआ, न तो बढ़ा और न ही घटा। जितना द्रव्यमान पहले था उतना का उतना द्रव्यमान बाद में रहता है, और इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया था? लाओसियस नाम के वैज्ञानिक, लाओसियस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारक इनको बोलते हैं क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया समाप्ति पर जो बन रहे हैं उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर। अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बात कौन से वैज्ञानिक ने बोली थी? लाओसियस। बर्फ
और जल। बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है? बर्फ एक अवस्था, अर्थात अवस्था चेंज के समय बर्फ को जल में या जल को वाष्प में क्या होता है, इस ये ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, ये कौन सी अवस्था में हो गया? लिक्विड अवस्था में। बट इनका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका द्रव्यमान कितना है? 18 और इसका द्रव्यमान कितना है? 18। तो द्रव्यमान चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो भौतिक अवस्था बदलने पर किसी भी पदार्थ का या यौगिक का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। दूसरा है NaCl प्लस AgNO3 एक्वस से AgCl3 का अवक्षय बन जाएगा और NO3 एक्वस बन जाएगा। इनमें द्रव्यमान देखो सेम रहता है। NaCl कितना होता है? NaCl का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5। इधर Ag का कितना होता है? 108, नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन कितने? 3। इधर देखो Ag का सेम ही 108 प्लस क्लोरीन का 35.5 और सोडियम का 23, नाइट्रोजन 1 है 14 और ऑक्सीजन 3 है 16 × 3। तो द्रव्यमान इधर जितना आ रहा है उतना का उतना द्रव्यमान क्या आ रहा है? इधर भी आ रहा है। तो द्रव्यमान क्या हो गया? बराबर। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भी द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। और अवस्था परिवर्तन में भी द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। किसने दिया था? लावोसियस। सेकंड नियम है स्थिर संगठन। संगठन क्या? स्थिर अनुपात का नियम। जोसेफ प्राउट नाम के वैज्ञानिक ने दिया कि किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने के तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। कोई भी यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो उसका द्रव्यमान क्या रहता है? निश्चित रहता है। जैसे पानी, वाटर, कहीं से भी ले लो आप। किससे? कुआं, नलकूप, तालाब, नहर, पानी कहीं का भी ले लो, सभी में पानी का आणविक जो द्रव्यमान होगा वो सेम होगा। कितना? 18। तो पानी का द्रव्यमान क्या हुआ? सेम। ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन से स्रोत से पानी आया। ये इससे बोलते हैं स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया? जोसेफ प्राउट ने। किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, वो डिपेंड नहीं करता कि कौन से स्रोत से प्राप्त हुआ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड शून्य के पानी को अवगठित करेंगे, क्या बनता है? CaO प्लस CO2 बनती है। Ca प्लस CO2। दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का दहन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2। कार्बन का दहन करेंगे तो भी CO2 बनती है। और चूने के पानी को भी अवगठित करेंगे तो भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बन और अवगठित करेंगे तो भी क्या बनती है? CO2। इन दोनों CO2 का जो द्रव्यमान होता है, चाहे कहीं से भी प्राप्त हो, इससे प्राप्त हो या इससे प्राप्त हो, दोनों में इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो इक्वल होता है, अर्थात वो स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। और इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। फिर एक गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया था? डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? आपके यही क्वेश्चन पूछते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। और इसके एग्जाम्पल, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक, कोई भी दो तत्व जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लो या कार्बन नाइट्रोजन ले लो या नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लो, कोई भी तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमानु जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं और सरल अनुपात होता है। इसने कहा कि कोई भी यौगिक बन रहा है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो निश्चित होता है। इसमें कार्बन का अनुपात 12 ग्राम, इसमें भी 12 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन का 16, इसमें 32। तो ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात के साथ कार्बन का अनुपात, ऑक्सीजन के अनुपात के साथ कार्बन का अनुपात क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है। और इसे क्या बोलते हैं? गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। कार्बन की दोनों में मात्रा निश्चित है 12 ग्राम और ऑक्सीजन की मात्रा है 16:32, 16:32, और इसको हम 1:2 के रूप में लिख सकते हैं, सरल अनुपात के रूप में संयोजित होता है। यही बात ये नियम बोलता है, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान
इस एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों से संयोग करते हैं और वो सरल अनुपात में होता है। इसका निश्चित द्रव्यमान 1:2 के साथ संयोग करता है और इसे ही बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। किसने दिया? रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक ने। रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक क्या दिया था? गुणित अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम। जब दो भिन्न भिन्न तत्व है, तीसरे तत्व, दो अलग अलग तत्व है, कौन कौन से? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग तत्व हैं। तीसरे तत्व कौन सा? हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं, तो उनके द्रव्यमान के अनुपात तो आपस में समान होंगे या उनका, तो इनके जो द्रव्यमान होंगे उनका अनुपात भी आपस में क्या होगा? समान होगा या किसी पूर्ण गुणज होगा। इसने कहा कि दो भिन्न भिन्न तत्व कार्बन और ऑक्सीजन किसी तीसरे तत्व के निश्चित अनुपात के साथ आपस में संयोग करते हैं, तो इनके आपस में भी संयोग करने का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा या पूर्ण गुणज होगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके CH4 बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया बनाकर H2O बनाते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके बनाते हैं CO2। यह नियम बोलता है जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व से एक निश्चित तीसरे तत्व से इसके साथ CH4 बना दिया और इसके साथ क्रिया करके ऑक्सीजन बना, अलग अलग क्रिया करते हैं, ये भी अलग करता है, ये भी अलग करता है, तो उनके द्रव्यमानों के अनुपात, तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात या तो समान होगा। इसमें द्रव्यमान कितना है? कार्बन 12, हाइड्रोजन कितना? 4। इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है? 16। हाइड्रोजन को 4 कर दें और ऑक्सीजन को कितना कर दें? 32। तो निश्चित अनुपात से अलग अलग क्रिया करते हैं, तो उनके द्रव्यमान के अनुपात या तो समान होता है या उनका पूर्ण गुणज होता है। इनमें द्रव्यमान देखो, हाइड्रोजन का दोनों में क्या है? 4 और 4 समान होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात कितना है? हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 आ गया। तो ये आपस में भी इसके पूर्ण गुणज अर्थात 12:32 के पूर्ण गुणज अनुपात में होगा, और इसे क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम अनुपात में नियम। ये आपस में संयोग करेंगे तो ये 12, ये 32, ये इसके तो या तो इक्वल होगा, इसमें ये देखो 12:32, ये तो दोनों में समान है 12:32, ये या तो इसका समान होगा, ये इसका पूर्ण गुणज होगा। इसे बोलते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। एक बार वापस देखो, जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के निश्चित अनुपात से अलग अलग क्रिया करते हैं, तो उनके द्रव्यमान के अनुपात या तो समान होते हैं या उनका कोई पूर्ण गुणज होता है। तो इस क्वेश्चन में इसके द्रव्यमान का अनुपात क्या आ रहा है? समान आ रहा है, और इसको हम सरल अनुपात में भी लिख सकते हैं। 4 की टेबल बोलेंगे 3:8, 3:8। ओके, नेक्स्ट है गेलुसे का नियम, गेलुसे का आयतन नियम। इसने कहा कि समान ताप, जब टेम्परेचर किसी भी एनवायरनमेंट का क्या हो? समान हो, टेम्परेचर क्या हो? समान हो, दाब भी क्या हो? समान हो, और दाब पर गैस सदैव सरल अनुपात में संयोग करती है। अर्थात समान एवं ताप पर गैसों के अनुपात का जो संयोग का नियम है वो क्या होता है? समान होता है, और इसे उत्पाद भी अगर गैस हो तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। गेलुसेक ने कहा कि समान ताप पर कोई भी गैस का जिसका समान ताप और दाब पर गैसों के सदैव सरल अनुपात में संयोग करती है, और उसके उत्पाद भी यदि गैस हो तो उनका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन से सरल अनुपात में होता है। जैसे एग्जांपल H2 हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाती है। इसका एक अनुपात, इसका भी एक अनुपात बना कितना है? 2। ये 100 ml लेंगे, ये भी 100 ml, ये भी 200 ml। N2 3H2 2NH3, ये 1 अनुपात, ये 3 अनुपात,
तो बना कितना है 2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, गैस है, आपस में सरल अनुपात में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। इसे बोलते हैं गैलूसे का आयतन नियम। नेक्स्ट, अवोगाद्रो की परिकल्पना। अवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक ने उसने एक परिकल्पना दी थी कि समान ताप दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में उनके अणु की संख्या भी समान होगी। 3 अलग अलग पात्र लेंगे और उनमें 3 अलग अलग गैसें भर देंगे, H2, O2, N2। गैसें भी अलग अलग है, पात्र भी अलग अलग है, और तापमान क्या है, समान है, दाब भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन भी क्या समान है, तो इनमें अणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। जितने अणु हाइड्रोजन के उतने अणु ऑक्सीजन के होंगे, और उतने के उतने अणु किसके होंगे, नाइट्रोजन के। ये बात किसने बोली थी, अवोगाद्रो ने। क्या कहा कि समान ताप एवं दाब पर किसी पात्र में समान आयतन के पात्र में गैसें अलग अलग लेते हैं तो उन अणु की संख्या क्या होती है, समान होती है, और इसे बोलते हैं अवोगाद्रो परिकल्पना। अवोगाद्रो परिकल्पना का यूज करके हम अनेक प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अवोगाद्रो ने बताया किसी परमाणु की परमाणुकता क्या होती है। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणु की जो कुल संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, परमाणुकता। जैसे N2 है, इसमें परमाणु कितने, नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, तो नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी हो गई, 2। S8 है, सल्फर के परमाणु कितने, 8 परमाणु है, तो सल्फर की परमाणुकता कितनी हो गई, 8। तो किसी भी अणु या परमाणु की उस परमाणुकता उसे बोलते हैं जितने प्रकार के उसमें तत्व प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास किसे बोलते हैं। ये एक परिभाषा है जिसको मानक रूप मानकर दी गई। कार्बन 12, कार्बन के समस्थानिक होते हैं 2, कार्बन 12 14। तो कार्बन 12 के 1/12वें भाग की इकाई मानकर, कितने, 1/12वें भाग को इकाई मानकर अन्य सभी तत्वों के परमाणु भारों को प्रदर्शित किया। कार्बन 12 को मानक मान लिया और उसके द्रव्यमान को 1/12 भाग को इकाई मानकर सभी द्रव्यमान प्रदर्शित किया, और जो द्रव्यमान आया उससे हम क्या बोल दिया, एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई। AMU बराबर 1.66 गुणा 10⁻24 ग्राम होता है, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻24 ग्राम, 1.67 गुणा 10⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन परमाणु का AU में, ये द्रव्यमान किस में, ग्राम में, ग्राम को AU में बदलेंगे तो इसमें डिवाइड कर देंगे, किसका, 1 AMU का, 1.66 इंटू डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन का AU में द्रव्यमान आएगा 1.0080 AMU। एटॉमिक, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 3 इंटू 8 गुणा 10⁻24 ग्राम। यह द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, आणविक द्रव्यमान किसे बोलते हैं, किसी अणु का जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। किसी अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान। कोई भी अणु हो उसमें जितने भी प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं उन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है उनको जोड़ के हम उस अणु का द्रव्यमान बता सकते हैं, और इससे ही बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। जैसे H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, 2 का कितना हो गया, 2, प्लस ऑक्सीजन कितने, 1 है, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो इन दोनों के परमाणु का जो द्रव्यमान हमके जोड़ के निकालेंगे तो जल का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 18। इसी प्रकार किसी भी परमाणु अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसमें जो जो परमाणु उपस्थित है उन परमाणु का द्रव्यमान क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगला जैसे N2 में 2 नाइट्रोजन के परमाणु है, तो इसका आणविक द्रव्यमान बताओ, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा, 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 28। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बताओ। कार्बन और ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणु है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 44
और ये क्या है, इसका आणविक द्रव्यमान। जितने परमाणु उपस्थित है उस परमाणु के द्रव्यमान को जोड़कर जो द्रव्यमान निकाला जाता है उसे बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट है अणुभार। किसी भी अणु का जो भार होता है उसे क्या बोलते हैं, अणुभार। किसी गैस के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है उस गैस का अणुभार कहलाता है। अगर हमें क्वेश्चन में वाष्प घनत्व देकर अणुभार भार पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अणुभार 2 इंटू वाष्प घनत्व, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वाष्प घनत्व का फॉर्मूला होता है गैस का वाष्प आयतन बटा हाइड्रोजन गैस का भार। हाइड्रोजन गैस का भार, हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में रहती है और एक H का भार 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया, 2। वो 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वाष्प घनत्व बराबर गैस का वाष्प के निश्चित आयतन का भार बटा हाइड्रोजन के समान आयतन का भार। मानक और ताप, जो मानक टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड, दाब 1 atm पर किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर या 22,400 ml। नेक्स्ट, सूत्र द्रव्यमान किसे कहते हैं, फॉर्मूला। कोई भी सूत्र आ गया उसका द्रव्यमान कैसे निकालते, जितने भी परमाणु से वो मिलकर बना होता है उन परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ के लिख देंगे सूत्र द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र द्रव्यमान उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का कुल योग होता है। जैसे NaCl का सूत्र द्रव्यमान बताओ, तो NaCl में परमाणु कौन कौन से, Na और Cl। Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5 और दोनों को जोड़ देंगे, किसका द्रव्यमान आ जाएगा, इस सूत्र द्रव्यमान। MgCl2, Mg का कितना होता है, Cl2 का कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 2 इंटू 35.5। 2 क्यों, क्या यह 2 कैलोरी में। ओके। नेक्स्ट है मोल संकल्पना। किसी पदार्थ का मोल किसे बोलते हैं, जैसे परमाणु संख्या छोटे आकार के होते हैं लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। इनको मापने के लिए एक इकाई परीक्षित की गई और उसका नाम दे दिया मोल संकल्पना। परमाणु आकार में छोटे होते हैं, उसको मापने के लिए एक इकाई परीक्षित की गई और उसे नाम दे दिया मोल संकल्पना। किसी पदार्थ का एक मोल किसे बोलते हैं, एक मोल उसकी वो मात्रा होती है जिसमें उतने कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12। यहाँ कार्बन 12 क्यों लिखे, क्योंकि कार्बन के 2-3 समस्थानिक है, उन समस्थानिक में से जो 12 नंबर का समस्थानिक है, परमाणु क्रमांक कितने पर आ रहा है, 12 पर। समस्थानिकों के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है, वही उसके क्या कहलाते हैं, मोलों की संख्या। कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी मोल संकल्पना। पदार्थ कोई भी हो उसके एक मोल में कणों की संख्या हमेशा बराबर होगी। कोई सा भी पदार्थ ले लो, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन, सब में कणों की संख्या क्या होगी, समान होगी और उस संख्या को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। समान, उस संख्या को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। क्यों बोलते हैं, क्यों, अवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था और उसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है, उसी प्रकार 1 मोल बराबर ये संख्या होती है जिसको अवोगाद्रो संख्या है और इसे Na से प्रदर्शित करते हैं, Na से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, मोल किसे बोलते हैं, मोल कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोल। कोई भी परमाणु हो उसके अणु और आयनों की संख्या में संख्या क्या होती है, समान होती है और उसे बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 को 6 इंटू 10 की पावर 3 भी बोल सकते हैं। अब मोल से हमें संख्या निकालना है या उसे किसी भी परमाणु का भार निकालना है या उसका आयतन निकालना है, उसका फॉर्मूला बनता है कैसे। जैसे हमें क्वेश्चन में मोल दे रखा है, क्या दे रखा है, मोल, और पूछ रहा है किसी भी परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या पूछता है, तो उस मोल को अवोगाद्रो संख्या से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मोल को अवोगाद्रो संख्या से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। जो मोल दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर लो अवोगाद्रो संख्या, और अवोगाद्रो संख्या का सिंबल होता है, मैंने बताया, Na। अगर हमें
भार दे रखा है, क्या दे रखा है, मोल दे रखा है, और उस परमाणु या अणु या यौगिक का भार पूछ रहा है, क्या पूछता है, भार, और इसमें हमें क्या पूछी, संख्या। इसमें हम भार, जो भार किस में आएगा, ग्राम में आएगा, किस में आएगा, ग्राम में। तो हमें मोल को किससे गुणा करना है, मोल को गुणा करेंगे किसके, मोलर द्रव्यमान से, किसके, जो यौगिक का पूछ रहा है, जैसे नाइट्रोजन का पूछ लिया तो नाइट्रोजन के मोलर द्रव्यमान से उसके मोल को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका भार आ जाएगा। अगर हम किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन मोल देके हमें आयतन पूछे, मोल देके आयतन पूछे, मोल देके आयतन पूछे, तो क्या करेंगे, तो मोल को गुणा करा लेंगे मानक ताप एवं दाब पर। किसी गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, उससे हम क्या कराएंगे, इसको गुणा, तो क्या आ जाएगा, हम उस गैस का आयतन आ जाएगा। मोलर, मोल देके संख्या पूछे तो अवगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं, मोल देके भार पूछे तो मोलर द्रव्यमान से गुणा करते हैं, और मोल देके आयतन पूछे तो 22.4 से गुणा करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी परमाणु, अणु या आयन का संख्या, भार और आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमें मोल देकर ये संख्या देके मोल पूछे, या भार देके मोल पूछे, या आयतन देके मोल पूछे, तो क्या करना है, संख्या देके भार पूछे या आयतन देके, नंबर 1 संख्या परसेंट में दे दी आपको, और पूछ क्या लिया, मोल, तो आपको कुछ नहीं करना है, मोल निकालने के लिए उस संख्या में भाग दे देना है, किसका, परमाणु या आयनों की, अणु या परमाणु की संख्या में भाग देना है अवगाद्रो संख्या का। नंबर 2, अगर हमें भार दे के मोल पूछे, भार दे दिया क्वेश्चन में और पूछ क्या लिया, मोल, तो हमें क्या करना है, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा भार बटा मोलर, भार बटा मोलर द्रव्यमान, भार बटा मोलर द्रव्यमान, भार बटा मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट 3, अगर हमें आयतन देकर, आयतन देकर मोल पूछे, आयतन देकर मोल पूछे, तो क्या करेंगे, मोल का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे, जो आयतन हमारे पर्सन में दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे किसका, 22.4 लीटर का, तो आयतन किस में आ जाएगा, लीटर में। इस प्रकार हम कुल 6 फॉर्मूले पढ़े हैं कि मोल देके संख्या पूछ रहा है, मोल देके भार पूछ रहा है, या मोल देके आयतन पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, और संख्या देके मोल पूछता है तो अवगाद्रो संख्या का भाग देना है, भार देके मोल पूछ रहा है तो मोलर द्रव्यमान का भाग देना है, और आयतन देकर मोल पूछता है तो 22.4 लीटर का भाग देना है। ये होती है मोल संकल्पना। क्या, किसी भी परमाणु कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या कहलाती है, मोल कहलाती है। ये 6 फॉर्मूले आपको कंटेस्ट याद हो गए तो आपके मोल के सभी क्वेश्चन कर सकते हो।